जरा सोचिए, एक 62 साल की महिला अपने पति से सिर्फ गुजारे के लिए कुछ पैसे मांगती है और इस एक मांग पर पूरा देश, मतलब पूरा देश, दो हिस्सों में बंट जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पार्लियामेंट को एक नया कानून बनाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला पलट दिया जाता है। जी हाँ, ये कहानी है शाह बानो केस की। एक ऐसा केस जिसने भारत की राजनीति और हमारे समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब एक अकेली महिला का इंसाफ के लिए संघर्ष देश के सबसे बड़े कानूनों और सियासत से टकरा जाए तो क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है। ये सवाल तो हमारे संविधान की आत्मा का है। एक तरफ एक महिला का हक था, दूसरी तरफ मजहबी कानून और वोट बैंक की राजनीति। तो इस टकराव में आखिर जीता कौन? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले शाह बानो की अपनी पर्सनल लड़ाई क्या थी, फिर कोर्ट ने वो कौन सा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिस पर इतना बवाल हुआ, और उस फैसले के बाद वो कौन सा सियासी भूचाल था जो आ गया। इसके बाद हम संविधान और तुष्टीकरण की जो बड़ी बहस छिड़ी उसे समझेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि भाई आज भी ये केस इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, हर बड़े कानूनी केस के पीछे ना एक इंसानी कहानी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन थी शाह बानो बेगम। ये थी शाह बानो, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक आम महिला। जरा सोच कर देखिए, 62 साल की उम्र, 5 बच्चे हैं और 40 साल से भी लंबी शादी के बाद उनके पति, जो कि एक अमीर वकील थे, उन्हें 3 बार तलाक कहकर घर से निकाल देते हैं। अचानक उनके पास गुजारे का कोई जरिया नहीं बचता। ऐसी हालत में कोई भी टूट सकता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक ऐसे कानून का दरवाजा खटखटाया जो धर्म नहीं बल्कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है। और वो कानून था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी सीआरपीसी का सेक्शन 125। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस कानून का किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सेक्युलर कानून है, मतलब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के हर नागरिक पर एक बराबर लागू होता है। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है कि कोई भी जरूरतमंद पत्नी, बच्चा या माता पिता सड़क पर बेसहारा ना छूट जाए। ये एक इंसानियत का कानून है और शाह बानो ने बस इसी के तहत अपने लिए इंसाफ मांगा था। तो शाह बानो निचली अदालतों से तो केस जीत गईं, लेकिन मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत तक, यानी सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर जो होने वाला था वो इतिहास बनाने वाला था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो बहुत ही जबरदस्त और एकदम क्लियर था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखिए, सेक्शन 125 भारत के हर नागरिक पर लागू होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका धर्म क्या है। कोर्ट ने पर्सनल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच का फर्क भी समझाया। उन्होंने कहा कि मेहर की रकम एक तोहफा हो सकती है, लेकिन वो भविष्य के गुजारा भत्ते की जगह नहीं ले सकती। सीधी सी बात थी, किसी भी महिला को तलाक के बाद यूं बेसहारा छोड़ देना सिर्फ गलत नहीं बल्कि देश के कानून के खिलाफ। और सुनिए, कोर्ट सिर्फ यही नहीं रुका, उन्होंने इस फैसले को सीधे सीधे भारत के संविधान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ गुजारे भत्ते का नहीं है, ये तो आर्टिकल 14 और 15 यानी बराबरी का अधिकार और आर्टिकल 21 यानी गरिमा के साथ जीने के अधिकार का मामला है। और फिर कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने आर्टिकल 44 का जिक्र किया, जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है, ताकि भविष्य में इस तरह पर्सनल लॉ और सेक्युलर कानूनों में कोई टकराव हो ही ना। यहां तक तो सब ठीक लग रहा था, एक महिला को इंसाफ मिला, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सच तो यह है कि असली तूफान तो इस फैसले के बाद शुरू हुआ। एक कानूनी जीत देखते ही देखते एक बहुत बड़े सियासी विवाद में बदल गई। जैसे ही यह फैसला आया, मानो एक भूचाल आ गया हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई रूढ़िवादी संगठनों ने इसे सीधे सीधे इस्लाम पर हमला बता दिया। सड़कों पर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन होने लगे और नारा एक ही था, शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं। उनका तर्क यह था कि सुप्रीम कोर्ट को उनके मजहबी मामलों में फैसला सुनाने का कोई हक ही नहीं है। और इन प्रदर्शनों का असर सीधा दिल्ली की सियासत पर पड़ा। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके पास 400 से भी ज्यादा सीटों का जबरदस्त बहुमत था, मतलब एक बहुत मजबूत सरकार थी। लेकिन इस दबाव के आगे सरकार ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को ही पलटने के लिए संसद में एक नया कानून लाने का फैसला कर लिया। और यह नया कानून आया, इसका नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक कानून ने शाह बानो की जीत को सीधे सीधे हार में बदल दिया। इसने साफ कर दिया कि अब पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत की मुद्दत यानी तलाक के बाद करीबन 3 महीने तक ही होगी। उसके बाद महिला के गुजारे की जिम्मेदारी उसके मायके वालों, दूसरे रिश्तेदारों या फिर वक्फ बोर्ड की होगी। मतलब साफ था, जो हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे संसद ने एक कानून बनाकर वापस छीन लिया। और बस यहीं से ये पूरा मामला भारत की राजनीति में संविधान बनाम तुष्टीकरण की बहस का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। तो ये 2 अलग अलग नजरिए क्या थे, आइए समझते हैं। इस मोड़ पर आकर देश वैचारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जिनका कहना था कि भाई भारत का संविधान सबसे ऊपर है और सरकार का यह फर्ज है कि वो शाह बानो जैसी हर कमजोर महिला के अधिकारों की रक्षा करे, फिर चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ सरकार पर यह आरोप लगा कि उसने संविधान के उसूलों को ताक पर रख दिया है और एक महिला के इंसाफ का सौदा कुछ कट्टरपंथी नेताओं को खुश करके उनके वोट पाने के लिए कर लिया है। इसी को तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट की राजनीति कहा गया।
तो सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का आखिर नतीजा क्या निकला, और आज इतने सालों बाद भी हम इस केस को क्यों याद करते हैं, इसकी विरासत क्या है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। सालों बाद 2001 में डैनियल लतीफ़ी नाम का एक और केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और इस बार कोर्ट ने 1986 के उसी कानून की एक बहुत ही स्मार्ट व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि कानून में जो लिखा है कि पति इद्दत के दौरान उचित और वाजिब प्रावधान करेगा, उसका मतलब सिर्फ 3 महीने का खर्चा नहीं है। उसका मतलब है कि पति को अपनी पूर्व पत्नी के पूरे भविष्य के गुजारे के लिए एक मुश्त रकम देनी होगी। ये एक तरह से बिना कानून को बदले शाहबानो फैसले की आत्मा को फिर से जिंदा करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। तो कुल मिलाकर शाहबानो के सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन गया। इस बात का प्रतीक कि जब एक अकेले इंसान के संवैधानिक अधिकार और किसी समुदाय की पहचान की राजनीति आमने सामने आ जाती है, तो देश किस दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। और आखिर में शाहबानो का केस हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़कर जाता है, जो आज भी उतना ही मौजू है। सवाल यह है कि जब संविधान से मिले हक और वोट बैंक की सियासत में टकराव हो, तो एक देश को, एक सरकार को किसके साथ खड़ा होना चाहिए। इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।